एक प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया का दम भरता है, लेकिन उसी के राज में देश का सबसे बड़ा बैंक देश की सबसे बड़ी अदालत से ये कहकर मोहलत मांगता है कि सभी रिकॉर्ड्स डिजिटली मेंटेन नहीं किए गए हैं, इसलिए उसे 4 महीने का वक्त और दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रस्ताव पास किया जाता है, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाता है और इलेक्शन कमीशन, जो किसी भी देश में निष्पक्ष इलेक्शन करवाकर डेमोक्रेसी की नींव को मजबूती प्रदान करता है, उसको भी इससे जुड़ी जानकारी से वंचित रखा जाता है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और इससे जुड़ी जानकारी, जिसके सस्पेंस ने एसबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सरकार को अग्नि परीक्षा में डाल दिया। किस्सा में बात आज इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की। नमस्कार। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो हमें दिखाया जाता है और दूसरा पहलू वो जिसे हमसे छुपाया जाता है। पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड के उस पहलू की जो हमको दिखाया गया। डेमोक्रेसी में जब भी करप्शन बढ़ता है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा ही एक बदलाव 2014 में दिखा, जब देश में सत्ता चलाने की चाबी कांग्रेस के हाथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। इसी डेमोक्रेटिक करप्शन को खत्म करने के मकसद से 2017 के बजट में उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली ने मनी बिल के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की, जिसका मकसद पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाने वाले चंदे को सही ढंग से रेगुलेट करना था। इस बिल से पहले राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला ज्यादातर चंदा कैश के रूप में दिया जाता था, इसलिए उस वक्त किस पार्टी को कितना चंदा मिला या किस कंपनी या व्यक्ति विशेष ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया, इसका ब्यौरा या तो चंदा लेने वाली पार्टी के पास या चंदा देने वाले के पास हुआ करता था, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुआ करती थी और ज्यादातर चंदा सिर्फ कैश में आता था। इसलिए ऐसी उम्मीद की जाती थी कि चंदा देने वाला व्यक्ति या कंपनी चंदे के लिए दी जाने वाली राशि में ब्लैक मनी का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पास करके पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले चंदे से कैश फ्लो को कम किया गया। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का डिमांड ड्राफ्ट है, जिसकी पेमेंट करने पर बैंक आपको उतने अमाउंट के बॉन्ड इशू कर देता है। अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए आप नगद पैसा न देकर बैंक से इशू हुए इस बॉन्ड को दे देते हैं, जिसे आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के भीतर बैंक को देकर उसके बदले वो पैसा अपने अकाउंट में ले लेती है। यानी इस बिल के लागू होने के बाद से आपकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने वाला रास्ता अब बैंक से होकर गुजरता है। इस बिल को पास करते वक्त कुछ नियम और कायदे कानून बनाए गए, जैसे कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपये से ज़्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकती। अगर कोई 2000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है तो वो ये डोनेशन सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही दे सकता है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का जिम्मा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, जिसकी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस से 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग वाले ये बॉन्ड परचेज किए जा सकते थे। क्योंकि इस बिल का मेन मकसद ब्लैक मनी को रोकना था, इसलिए सरकार की तरफ से यहाँ ये नियम रखा गया कि एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करते समय बॉन्ड परचेज करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा पेमेंट्स सिर्फ चेक के द्वारा या ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करके ही की जा सकेगी। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करते वक्त आपको अपनी सभी बेसिक डिटेल्स एसबीआई को बतानी होगी, जिसे बैंकिंग भाषा में केवाईसी या नो योर कस्टमर कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस का मकसद सिर्फ इतना सा था कि कौन सा व्यक्ति या कौन सी कंपनी कितने अमाउंट का बॉन्ड परचेज कर रही है, इसका रिकॉर्ड बैंक के पास अवेलेबल रह सके। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली डोनेशन में कैश फ्लो का इस्तेमाल कम हो जाए और किस पार्टी को डोनेशन में कितना फंड मिला इसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ताकि ये जवाबदेही तय हो सके कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस फंड को कहां खर्च किया।
साथ ही अब कोई भी डोनर अपनी ब्लैक मनी डोनेशन के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का वो पहला पहलू था जो सरकार ने दिखाया था। बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सो अब बात उस दूसरे पहलू की जो विपक्ष में बैठे लोगों ने दिखाया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और उसी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक माना गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब से लागू हुई है तब से चर्चा में ही बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि इस स्कीम को मनी बिल के अंतर्गत पास करवाया गया। विपक्ष का ऐसा मानना था कि सरकार जानती थी कि लोकसभा में तो ये बिल पास हो जाएगा क्योंकि सरकार के पास वहाँ पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में पूर्ण बहुमत न हो पाने की वजह से ये बिल वहाँ अटक सकता था। इसलिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मनी बिल के अंतर्गत रखकर पास करवाया, क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा में पास करवाना अनिवार्य होता है, राज्यसभा में इस पर चर्चा करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो ये विषय है, क्या इस विषय को मनी बिल में शामिल किया जा सकता है? इसके अलावा इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में डोनेशन देने वाले डोनर की सभी जानकारी एसबीआई बैंक को दी जाती है और एसबीआई बैंक सरकारी बैंक है, इसलिए ऐसी संभावना रहती है कि वो जानकारी सरकार तक भी पहुंच सकती है, जिसका गलत इस्तेमाल सरकार में बैठे लोगों द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर सरकार को एसबीआई से मिले डेटा से ये पता चल जाए कि कोई कंपनी या व्यक्ति विपक्ष में बैठी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है, तो हो सकता है सरकार में बैठे लोग उस व्यक्ति या कंपनी के प्रति अपना रुख सख्त कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में डोनेशन लिमिट को खत्म करने के साथ ही कंपनीज एक्ट 2013 के उस क्लॉज को भी खत्म कर दिया गया जो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन केवल वो कंपनीज दे सकती हैं जिनका पिछले 3 साल में नेट एवरेज प्रॉफिट 7.5% हो। इस क्लॉज के खत्म हो जाने के बाद से ये आशंका है कि शेल कंपनीज बनाकर उनके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जा सकती है, या कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में एक शेल कंपनी बनाकर वहां से किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करके इलेक्शन में अपना डोमिनेंस रख सकती हैं। इस सब के अलावा इस स्कीम में सबसे बड़ी खामी ये है कि डोनेशन देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट देने वाले हैं उस पार्टी को किस कंपनी से या किस व्यक्ति से कितना चंदा दिया है, ये जानकारी ना तो देश की जनता को मिल सकती है और ना ही इलेक्शन कमीशन को, जिसकी वजह से राइट टू नो का अधिकार प्रभावित होता है। साथ ही इस बात की आशंका रहती है कि बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप सरकार को बहुत सारा पैसा डोनेशन में देकर कानूनों में अपने अनुकूल बदलाव करवा सकते हैं। इसी एनोनिमस डोनर के आधार पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट करते हैं, इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह वर्डिक्ट दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है, क्योंकि देश में निष्पक्ष इलेक्शन करवाने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन में वोट करने वाले वोटर्स को इस बात की कोई खबर नहीं मिल पाती कि उनके द्वारा पसंद की जाने वाली राजनीतिक पार्टी को कितना डोनेशन किस किस सोर्सेज से आया। लेकिन देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एसबीआई को आदेश दिया था कि एसबीआई 2019 से लेकर आज तक इशू हुए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। लेकिन एसबीआई ने अपनी डेडलाइन से महज 2 दिन पहले 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ये सभी जानकारी देने के लिए 4 महीने का समय मांगा। एसबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि डोनर्स की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ये रिकॉर्ड्स डिजिटली मेंटेन नहीं किए गए हैं। हर बॉन्ड को एक सेपरेट एनवेलप में डालकर सील कर दिया गया है और सभी एनवेलप्स को एसबीआई की हेड ब्रांच मुंबई में डिपॉजिट कर दिया गया है। इसलिए इशू किए गए लगभग 22,231 बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए उन्हें 4 महीने का वक्त और दिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चालू है, लेकिन रोज मिल रहे नए नए अपडेट्स ने लोगों के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है कि हर कोई
5 साल बाद होने वाले लोकसभा इलेक्शन या पार्टीज के मैनिफेस्टो से ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितने रुपए का डोनेशन दिया है और उस डोनेशन की वजह से क्या उस डोनर को कोई एडिशनल बेनिफिट तो नहीं दिया गया है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।